इंडिया 1.4 बिलियन लोगों का देश, दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी और एक तेजी से उभरती हुई महाशक्ति। लेकिन इतनी पावर होने के बावजूद भी ओलंपिक गेम्स के 128 साल के इतिहास में हॉकी के गोल्डन इरा को छोड़कर भारत सिर्फ 2 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीत पाया है। विनेश फोगाट जैसे रेसलर जो सालों तक एक गोल्ड जीतने के लिए मेहनत करते हैं और गोल्ड जीतने से एक कदम दूर पहुंचने पर उन्हें ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सवाल सिर्फ मेडल का नहीं होता, सवाल हमारे सिस्टम का है कि क्या हमारा सिस्टम खिलाड़ियों की सालों की मेहनत को संभालने के लिए लायक भी है, या फिर ऐन मौके पर उन्हें सिर्फ नियमों का बहाना देकर उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। आखिरकार इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं और फंड्स का सही इस्तेमाल हो रहा है, या फिर हमारे एथलीट आज भी पुरानी सिस्टम के भरोसे दुनिया से लड़ रहे हैं? तो सवाल उठता है कि आखिरकार क्या वजह है कि हॉकी की गोल्डन ईरा के बाद इंडिया ओलंपिक ग्लोरी को दोबारा हासिल नहीं कर पाया, और वो कौन सी कमी रह गई जो इंडिया को ओलंपिक सुपर पावर बनने से रोक रही है? इस वीडियो को बनाने में जिन भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो पर। वीडियो पर चलने से पहले हम उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो इंडिया के हर इंसान के दिमाग में होता है। वो है कि हमारा देश इतने सालों तक ओलंपिक्स में क्यों स्ट्रगल करता रहा, और स्ट्रगल तो करता रहा लेकिन अब किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। साथ ही एक और महत्वपूर्ण सवाल, ओलंपिक चैंपियन कैसे बनते हैं और कैसे तैयार किए जाते हैं, इसका जवाब समझने के लिए हमें दुनिया के सबसे पावरफुल स्पोर्ट मॉडल्स जैसे अमेरिका और चाइना को देखना होगा और उनसे इंडिया को कंपेयर करना होगा। तो चलिए उन मॉडल्स को आसान भाषा में समझते हैं और हमारे देश के मॉडल से कंपेयर करते हैं। देखिए, एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट, मतलब एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें सरकार का नियंत्रण बहुत कम या लगभग ना के बराबर होता है और सभी फैसले निजी व्यक्तियों या प्राइवेट कंपनीज द्वारा लिए जाते हैं, उस सिस्टम पर ऑपरेट करता है। मतलब यहाँ एथलीट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल लीग्स के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। अब इसका इफेक्ट ये होता है कि यह सिस्टम बेस्ट टैलेंट को फ्रीडम और रिसोर्सेज के जरिए आगे बढ़ाता रहता है, जिससे कोई भी एथलीट रिसोर्सेज की कमी की वजह से कभी भी पीछे नहीं रहता है। और दूसरी तरफ हम बात करें तो वो है चाइना, जो बिल्कुल ऑपोजिट एंड पर खड़ा है। चाइना एक हेविली सेंट्रलाइज्ड और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट मशीन चलाता है। मतलब इस सिस्टम में गवर्नमेंट बचपन से ही टैलेंट को आइडेंटिफाई करती है, उन्हें ट्रेन करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है और मेडल जीतने के लिए तैयार करती है। और हर मेडल सिर्फ एक एथलीट की जीत नहीं होती, बल्कि पूरे देश की स्मार्ट प्लानिंग और सालों की मेहनत का नतीजा होता है। तो हमने बात की अमेरिका की, जहां पूरा का पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, और दूसरी तरफ चाइना, जिसका पूरा का पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। और फिर आता है भारत। भारत की बात करें तो भारत ना तो पूरी तरह अमेरिका जैसा है और ना ही चाइना जैसा, बल्कि यह दोनों के बीच में एक ट्रांजिशनल फेज में खड़ा हुआ देश है, जिसने अभी तक शायद अपना आइडियल स्पोर्ट मॉडल चुना ही नहीं है। अगर बात करें इतिहास की, क्योंकि हर कंट्री का ओलंपिक में कोई ना कोई इतिहास होता है, तो इंडिया के पास ओलंपिक में बताने के लिए कोई खास इतिहास है ही नहीं। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इतिहास क्यों नहीं है? हमारा इतिहास तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतिहास इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया ने ओलंपिक के इतिहास में अभी तक टोटल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, सिर्फ 10। और उन 10 गोल्ड मेडल्स में से 8 गोल्ड मेडल लेजेंडरी मैन फील्ड हॉकी टीम ने जीते हैं, और वो ज़्यादातर मिड 20 सेंचुरी के बीच में है। अगर बात करें इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स की, तो यह सिर्फ 2 बार हुआ है। एक बार बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में अभिनव बिंद्रा द्वारा, और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में नीरज चोपड़ा द्वारा। अब ऐसा नहीं है कि इन सभी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही कारण है, इनके कई कारण हैं। जैसे पहला है लो इन्वेस्टमेंट और फंडिंग का गैप। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोचे कि 2 बच्चे हैं, एक राजू और दूसरा है टॉम। राजू इंडिया में रहता है और टॉम अमेरिका में रहता है। राजू के पास एक पुरानी टूटी हुई किट है, एक कोच है जो 50 बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग देता है।
कच्चा मैदान है जहां बारिश में पानी भर जाता है, और कोई स्पोर्ट डॉक्टर नहीं है और कोई भी वीडियो एनालिस्ट नहीं है। दूसरा है टॉम। टॉम के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, पर्सनल कोच है और बढ़िया स्टेडियम है, स्पोर्ट साइंटिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, सब कुछ अवेलेबल है। अब आप बताइए कि 10 साल बाद अगर दोनों compete करेंगे तो कौन जीतेगा? और यहीं आता है फंडिंग का गैप। नंबर्स के बारे में बात करें तो इंडिया का जो स्पोर्ट बजट है वो अमेरिका और चाइना के स्पोर्ट बजट की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इंडिया हर साल 3,000 करोड़ रुपए अपने स्पोर्ट बजट में खर्च करता है और अमेरिका 40,000 करोड़ रुपए अपने स्पोर्ट बजट में हर साल खर्च करता है। और बात करें अगर चाइना की, तो चाइना हर साल 70,000 करोड़ रुपए अपने स्पोर्ट बजट में खर्च करता है। अब इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए यह 3,000 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा कम है। मतलब एक एथलीट के हिस्से में बहुत कम पैसे आते हैं। अब इससे होता यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता, कोचिंग की कमी रह जाती है, स्पोर्ट साइंस का अभाव रह जाता है। मतलब एक छोटे शहर या गांव का टैलेंटेड बच्चा, उसके पास ना तो स्विमिंग पूल होता है और ना ही कोई ट्रैक जिस पे वो दौड़ सके और ना ही कोई बैडमिंटन कोर्ट। टैलेंट होने के बावजूद उस बच्चे को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। एक कोच 40 से 50 बच्चों को एक साथ ट्रेन करवाता है और किसी एक बच्चे पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता। इसे आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि सोचो एक कार रेस है, एक टीम के पास फॉर्मूला 1 की रेसिंग कार है, लेटेस्ट इंजन है, बेस्ट टायर है, इंजीनियर्स की टीम है, और दूसरी टीम के पास मारुति 800 है। ड्राइवर चाहे कितना भी स्किल हो, रेस जीतना मुश्किल है। अब इंडिया के एथलीट्स वो स्किल ड्राइवर तो हैं, लेकिन उन्हें मारुति 800 देके वर्ल्ड के साथ compete करवाया जाता है। अब इसकी रूट प्रॉब्लम क्या है? रूट प्रॉब्लम है कि सरकार के एजेंडा में स्पोर्ट उतनी प्रायोरिटी पे नहीं आता जितनी होनी चाहिए। केवल चुनाव से पहले स्टेडियम का इनॉग्रेशन होता है, लेकिन इनॉग्रेशन होने के बाद में एथलीट पर कोई ध्यान नहीं देता। एथलीट को डेली ट्रेनिंग का खर्चा नहीं मिलता। क्रिकेट में पैसा आता है क्योंकि IPL रेवेन्यू आता है, बाकी स्पोर्ट ना के बराबर है। दूसरा कारण, ग्रास रूट डेवलपमेंट की कमजोरी। आसान भाषा में समझें तो ग्रास रूट का मतलब है नींव, यानी कि फाउंडेशन। जैसे एक बिल्डिंग की नींव कमजोर हो तो ऊपर की सारी मंजिलें टूट सकती है। वैसे ही अगर बचपन में ही टैलेंट को नहीं ढूंढा गया, अगर नहीं निखारा गया, तो बड़े होकर वर्ल्ड क्लास एथलीट बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर देखें कि ग्रास रूट में दिक्कत कहाँ पे हो रही है, दिक्कत हो रही है कि स्कूल में स्पोर्ट को केवल टाइम पास समझा जाता है। एकेडमिक्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती है और स्पोर्ट्स के लिए पीरियड कट हो जाते हैं। एनुअल स्पोर्ट डे पर बच्चों को सिर्फ पार्टिसिपेट करवाया जाता है, उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता, कोई सिस्टमेटिक टैलेंट हंट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि मान लीजिए कि मुंबई में एक स्कूल है और उस स्कूल में 500 बच्चे हैं और उन 500 बच्चों पर सिर्फ एक PT टीचर है और वो अटेंडेंस और ड्रिल करवाते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि वहाँ पे टैलेंट को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है या नहीं। और अगर गाँवों की बात करें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है, क्योंकि गाँवों की स्कूलों में मैदान ही नहीं है, इक्विपमेंट ही नहीं है। बच्चे पत्थर से क्रिकेट खेलते हैं, प्लास्टिक की बोतल से फुटबॉल खेलते हैं। तो कोई स्काउट नहीं होता गाँव में टैलेंट को देखने के लिए। टैलेंटेड बच्चे खुद से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचना नहीं जानते, क्योंकि उन्हें प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं होता। पेरेंट्स को डर होता है कि अगर स्पोर्ट में करियर नहीं बना तो क्या होगा। अब इस साइकिल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि गाँव में टैलेंट है लेकिन कोई ढूंढने वाला नहीं है। स्कूल में स्पोर्ट को कोई सीरियस नहीं लेता, घर वाले करियर नहीं मानते, स्कीम है पर गाँव तक नहीं पहुंचती, टैलेंट बर्बाद हो जाता है और ओलंपिक्स में इंडिया पीछे रह जाता है। इसके बाद में आता है तीसरा कारण, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और गवर्नमेंट्स इश्यू। पहले समझते हैं ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है सरकारी लाल बाटी सिस्टम। मतलब टैलेंट तो है, जरूरत भी है, पैसे भी है, लेकिन सिस्टम इतना उलझा हुआ है कि एथलीट तक पैसे पहुंचते ही नहीं है। क्योंकि एक एथलीट को फंडिंग लेने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। NO से लो, स्कूल से लो, कॉलेज से लो, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन से अप्रूवल कराओ, स्टेट फेडरेशन के पास भेजो, वहाँ से नेशनल फेडरेशन के पास, वहाँ से स्पोर्ट मिनिस्ट्री के पास, वहाँ से फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। ऐसे फॉर्म्स, फाइल्स और एंडलेस परमिशन लेनी पड़ती है और इतने स्टेप में महीने निकल जाते हैं और टूर्नामेंट भी निकल जाते हैं। सोचो तुम्हें भूख लगी है, घर में खाना है, लेकिन 7 अलग अलग लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी खाना खाने के लिए, तब तक भूख ही मर जाएगी। और यही होता है इंडिया में एथलीट के साथ। और इसके बाद में आता है फेडरेशन में अंकल लोग का राज। इंडिया में काफ़ी स्पोर्ट फेडरेशन में एक ही इंसान 20 से 30 साल तक प्रेसिडेंट रहता है। वो खुद कभी नहीं खेला हुआ होता है, उसके पास ना तो कोई नए आइडियाज़ है, मॉडर्न ट्रेनिंग के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, और चेंजेस कैसे लाने हैं
उसके बारे में उसे पता नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें तो इंडिया की रेसलिंग फेडरेशन, बॉक्सिंग फेडरेशन, शूटिंग फेडरेशन, इन सब में काफी बार ऐसा देखा गया है कि नॉन स्पोर्ट बैकग्राउंड के नेता फेडरेशन को चलाते हैं। पीवी सिंधु जैसे एथलीट जो वर्ल्ड चैंपियन है, उनको भी फेडरेशन की पॉलिसीज और डिसीजन से लड़ना पड़ता है अपने करियर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ब्यूरोक्रेसी में इतनी दिक्कत क्यों है। देखो, इसको ऐसे समझो कि गवर्नमेंट फंड को रिलीज करती है, फंड आता है नेशनल फेडरेशन के पास, नेशनल फेडरेशन भेजता है स्टेट फेडरेशन के पास, और स्टेट फेडरेशन भेजता है डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के पास। अब यहाँ तक आते आते पूरा फंड उसका लगभग 90 से लेकर 95% खर्च हो चुका होता है, और लास्ट एंड में बचता है एथलीट जो केवल देखते ही रहता है, उनको कुछ मिलता नहीं है। अगर पूरे साइकिल को समझे तो ये साइकिल पूरा इस तरह चलता है कि एथलीट मेहनत करता है और वो सपोर्ट मांगता है, फेडरेशन में एप्लीकेशन डालता है, उसके बाद महीनों की वेटिंग और पेपर वर्क होता है, उसके बाद जो पैसे आते हैं वो पैसे बीच में अटक जाता है, उसके बाद सिलेक्शन में नेपोटिज्म होता है, एथलीट का मोरल टूट जाता है। उसके बाद में होता यह है कि या तो वो छोड़ देता है या अपने दम पर लड़ता रहता है, और इससे लास्ट एंड में क्या होता है कि इंडिया इंटरनेशनली पीछे रहता है। और उसके बाद में आता है क्रिकेट सेंट्रिक स्पोर्ट कल्चर। इंडिया में क्रिकेट का प्रभाव इतना अधिक है कि जो दूसरे ओलंपिक खेल हैं उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। जब क्रिकेट में सारा पैसा और अटेंशन चला जाता है तो बाकी सभी स्पोर्ट गवर्नमेंट के भरोसे रह जाते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है यह आपने थोड़ी देर पहले देखा ही है। 12 अगस्त 2024 सुरभि शारदा के इकोनॉमिक्स टाइम पेपर में लिखे हुए आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि इंडिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 मेडल्स जिनमें 1 गोल्ड जीता था, और पेरिस ओलंपिक 2024 में केवल 6 मेडल घर ला सका और एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, जबकि चाइना 91 मेडल के साथ, जिनमें से 40 गोल्ड, 27 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज मेडल के साथ जीतकर सेकंड पोजीशन पर रहा। और इस असमानता का मेन रीजन इन्वेस्टमेंट की कमी और पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी इश्यू है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में डिटेल में बताया गया है कि कैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA और बाकी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन पर पॉलिटिशियन का दबदबा है। इंडिया में स्पोर्ट फेडरेशन को अक्सर पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट चलाता है, जबकि इसमें एक्स एथलीट और स्पोर्ट प्रोफेशनल का होना ज़रूरी होता है, और इसी वजह से डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है। द हिंदू के आर्टिकल में बताया गया है कि विनेश फोगाट ने खुलेआम रेसलिंग फेडरेशन पर उनके पर्सनल कोच की परमिशन को रोकने का आरोप लगाया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2024 के ओलंपिक में विनेश का वेट केवल 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण उन्हें चैंपियन से बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पे आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या ओलंपिक एथलीट केवल गवर्नमेंट और फंडिंग के भरोसे है, वो खुद कुछ नहीं कर सकते क्या? तो देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ ज़्यादातर ओलंपिक एथलीट बहुत ही हम्बल, रूरल और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ स्पोर्ट्स और पढ़ाई के बीच में चुनना पड़ता है। अमेरिका और चाइना के मुकाबले इंडिया के एथलीट की पर्सनल स्ट्रगल बहुत अलग होती है और बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ एथलीट बाद में बनते हैं, पहले उन्हें सिस्टम की गरीबी से लड़ना पड़ता है। तो यहाँ तक आते आते एक बात क्लियर हो जाती है कि सवाल सिर्फ मेडल का नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और सस्टेन इन्वेस्टमेंट का है। अमेरिका ने फ्रीडम से चैंपियन बनाए, चाइना ने प्लानिंग से मेडल मशीन तैयार की, और भारत अब अपनी पहचान ढूंढ रहा है। और अब आता है वो क्वेश्चन जिसका आप सभी को वीडियो की शुरुआत से इंतजार था। वो ये है कि इंडिया को अगर स्पोर्ट्स में सुपर पावर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, भारत को ओलंपिक खेलों में एक मजबूत स्थान हासिल करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। यह सिर्फ टैलेंट पर नहीं होगा, बल्कि पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट और इफिशिएंट मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। जैसे पहला, ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट कल्चर का विकास किया जाए। स्कूल और कॉलेजेस में स्पोर्ट को कंपलसरी बनाया जाए। अर्ली एज यानी कि 6 से लेकर 10 साल, उस समय से ही टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाए। रूरल एरियाज़ में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाए। उसके बाद में है दूसरा, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। इसमें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर्स और स्टेडियम को इस्टेब्लिश किया जाए। एथलीट्स को मॉडर्न इक्विपमेंट और फैसिलिटी दी जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को प्रमोट किया जाए, क्योंकि चाइना और USA की सक्सेस का मेजर रीज़न उनका हाई इन्वेस्टमेंट है। तीसरा,
साइंटिफिक ट्रेनिंग और स्पोर्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। स्पोर्ट साइंस, बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी को ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाए। डाटा एनालिटिक और एआई का यूज़ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाए। इससे होगा ये कि एथलीट का परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा, कंसिस्टेंट होगा और कम्पिटिटिव होगा। उसके बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट स्कीम का इफ़िशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम अपनाई नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स अपनाई है, लेकिन ज़रूरत है उन स्कीम्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का। जैसे खेलो इंडिया ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। उसके बारे में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करता है। उसके बाद में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो एथलीट्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देती है। अब ये स्कीम्स अपनी जगह तो बहुत सही है, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन एकदम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो सरकार को करना ये चाहिए कि जो भी स्कीम्स बनाई है उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही तरीके से हो, ताकि ग्रास रूट लेवल पर भी बच्चों तक इन स्कीम का फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो यहाँ वीडियो के एंड में एक बात क्लियर हो जाती है कि इंडिया का ओलंपिक फ्यूचर सिर्फ टैलेंट पर निर्भर नहीं किया, बल्कि सिस्टमेटिक प्लानिंग और सस्टेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि आने वाले 2036 ओलंपिक्स जो इंडिया होस्ट करने का प्लान बना रहा है, वहाँ हम टॉप 10 में आ पाएंगे? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताएं कि गवर्नमेंट को ऐसे कौन से स्टेप लेने चाहिए जिससे इंडिया स्पोर्ट्स में एक सुपर पावर बन जाए।